जिधर जिधर मेरी नज़र चली जाए मुझे तो बस स्टार्टअप ही दिखते चले जाएं। क्या दोस्तों आपका भी यही मानना है? आजकल जहां देखते हैं बस स्टार्टअप ही स्टार्टअप दिखते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आप भी मेरी तरह इस बात से सहमत है कि स्टार्टअप की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है बहुत सारे इनक्रेडिबल फैक्टर्स के ऊपर। उन्हें लगातार अपने पूरे साइकिल में काफ़ी सारे माइलस्टोन को अचीव करना पड़ता है, जिनमें से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है लिस्टिंग करवाना। जी हाँ दोस्तों, साल 2021 रहने वाला है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल 6 बड़े इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। जी हाँ, इस पर्टिकुलर ईयर में वो लोग लिस्टिंग प्लान कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में लेकिन उन्हीं में से कई सारे ऐसे भी हैं जो कि बाहर के मार्केट्स में भी अपनी कंपनी को लिस्ट करवाने के लिए एकता से जुट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 स्टार्टअप्स के बारे में, जिनमें नाम के लिए अगर मैं बताऊं तो जोमैटो, पॉलिसी बाजार, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, डिलीवरी और रूम जैसी कंपनीज का नाम शुमार है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो कि इन स्टार्टअप्स को फेस करनी पड़ रही है अभी के दौर में लिस्टिंग के दौरान। दोस्तों एक सिंपल सी गाइडलाइन है जो कि इंडियन रेगुलेशंस हैं, सेबी से रिलेटेड भी रेगुलेटरी बॉडीज बहुत ज़्यादा एडमेंट है। अगर आपकी कंपनी एबिटा पॉजिटिव नहीं है और आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़े सवाल हैं तो ऐसे वाले केस में लिस्टिंग की झंडी बहुत मुश्किल से मिलती है। जी हाँ, और उसी की वजह से इन स्टार्टअप्स ने, जिन्होंने प्लान तो बहुत साल पहले भी किया था आईपीओ पे अपने आप को लिस्ट कराने का, लेकिन वो अभी तक नहीं करवा पाए किसी ना किसी कारणवश, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्रॉफिटेबिलिटी की। एज पर द इंडियन करंट नॉर्म्स जो कि अभी करंट प्रैक्टिस में चल रहे हैं, एटलीस्ट 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल शुड बी टेकन केयर ऑफ बाय द एलिजिबल इन्वेस्टर्स, और उसने उसको होल्ड करना पड़ता है फॉर एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल तक आपको लिस्टिंग से पहले पहले उन्हें होल्ड करना ही करना है। या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है उन नॉर्म्स को लेके। और इसके लिए ही अभी फिलहाल सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर भी डिक्लेयर किया है, अभी उस पर चर्चा चल रही है विद आईजीबी नेटवर्क एज वेल। और यहाँ पे उन्होंने 9 डिफरेंट रिकमेंडेशंस अपनी उतारी हैं पेपर पे कि जिनमें बदलाव की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसमें से एक होल्डिंग पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि फिलहाल 2 साल का है। और उसके लिए सेबी खुद से मानता है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट ना करते हुए लीनियंसी इसमें दिखानी चाहिए और उसे 1 साल पे लाके खड़ा कर देना चाहिए। इसी की वजह है कि बहुत सारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने देश में जब लिस्टिंग नहीं करवा पाते तो उन्हें दूसरे मार्केट्स में उतरना पड़ता है बिकॉज ऑफ अ बिट लीनियंट मार्केट नॉर्म्स एंड लिमिटेशंस। तो दोस्तों सबसे पहले आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं जोमैटो के साथ। जोमैटो एक ऐसी कंपनी जो कि 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी। अभी अगर मैं कंपेयर करूं FY20 के इसके रिजल्ट्स को FY19 के साथ, तो इनके रेवेन्यू में 105% का जंप देखा गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर इनके लॉसेस भी ऑलमोस्ट 47% बढ़ गए थे। अभी इस पर्टिकुलर साल के दौरान जो अभी स्टार्टिंग का Q1 रहा FY21 का, तो वहां पे जो इनका रेवेन्यू रहा है वो ऑलमोस्ट $41 मिलियन रहा है। लेकिन साथ ही साथ इनके लॉसेस भी $12 मिलियन को टच कर गए थे उस पुराने एक क्वार्टर में। तो मोटा मोटा उसी हिसाब से अगर आप देख पाए तो ऑलमोस्ट 165 टू 180 मिलियन डॉलर का यहाँ पे एक एस्टिमेट लेके चला जा रहा है कि पूरे साल तक इनका रेवेन्यू इतना ही रहेगा, जो कि इनके पिछले साल से ऑलमोस्ट 54 टू 58% डाउन है। एंड फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू अस, कोरोना पेंडेमिक। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा अगर आप एक दिन फेस करते हैं किसी स्टार्टअप को तो वो है जोमैटो। आए दिन हर दूसरे दिन आप खाना मंगा ही रहते हैं। एंड जोमैटो इज प्लानिंग टू इनक्रेडिबली यूटिलाइज द सेम मूवमेंट विच हैज हैपेंड इन यूएस मार्केट्स। अभी डोर डैश की भी आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। जोमैटो जस्ट यही कोशिश कर रहा है कि उसे फिर से दोहरा दिया जाए इंडियन मार्केट्स के अंदर अंदर, एंड दे आर प्लानिंग टू गेट देयर आईपीओ लिस्टेड बाय H1 21। इसके बाद दोस्तों बात होती है एक ऐसी स्टार्टअप की जिसके पोर्टल को आप सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस प्लान्स। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ policybazaar.com की। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली और अहमदाबाद के एलुमनाई हैं जिन्होंने इनकी कंपनी की खोज करी थी। और आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन फॉर अबाउट $2 बिलियन है। अभी फिलहाल की स्टेज में ये $250 मिलियन मार्केट से उठाने की पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इनकी कोशिश है कि सितंबर 21 में ये लोग अपने आप को ऑलमोस्ट लिस्ट करा ही देंगे। और उस टाइम पे जो इनकी वैल्यूएशन रहेगी फॉर अबाउट $3.5 बिलियन रहेगी। और जो इसके जुड़ी एक खासियत बात आपको मैं बताना चाहूंगा वो ये कि इस कंपनी की लिस्टिंग बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी 2017 में। उस टाइम पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी टच हो चुकी थी, बट किसी कारणवश उस टाइम पे नहीं करा पाए। और 2018 के फाइनेंशियल ईयर में जो इनको लॉस हुआ वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपीस का था। और 2019 में यही बढ़ के
ऑलमोस्ट 21 गुना बढ़ गया और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ईयर में जो इनका टोटल लॉस था वो 213 करोड़ था। अभी के लिए फॉर द करंट ऑनगोइंग ईयर इनकी एक्सपेक्टेशन है दे विल बी एबल टू क्लोज ऑन द रेवेन्यू फॉर 1100 करोड़ रुपीस और साथ ही साथ ये मार्जिनल प्रॉफिट भी कमा लेंगे। इनके प्लान्स है कि अगर यहाँ पे इनको लिस्टिंग का थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होता है तो ये साथ ही साथ सिंगापुर और यूएस जैसे मार्केट्स में भी अपने आप को डुअल लिस्टिंग के लिए अप्लाई जरूर करेंगे बिकॉज देयर दे हैव गॉट अ लीनियंट मार्केट नॉर्म्स टू गेट द थिंग्स लिस्टेड। इसके बाद दोस्तों तीसरा स्टार्टअप कार्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Vroom.in के बारे में। संदीप अग्रवाल जी की कंपनी है। 2021 में ये लोग प्लान कर रहे हैं नेस्डैक पे अपने आप को लिस्ट कराने का थ्रू देयर सिंगापुर बेस्ड होल्डिंग एंटिटी। और साथ ही साथ अगर इनको मौका मिलेगा तो इनके प्लान है कि ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे भी अपनी कंपनी को लिस्ट करा देंगे। कोविड से पहले जो इनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यूएशन थी वो थी फॉर अबाउट $3.5 बिलियन की, जिसमें इनकी उम्मीद थी कि इस पर्टिकुलर पूरे साल के दौरान दिसंबर 2020 तक ये लोग अपना एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो कि $120 मिलियन को टच कर लेंगे, जो कि अभी फिलहाल थोड़ा शेकी सा लग रहा है। बट एट द सेम टाइम जून 19 में एक बहुत अच्छी कंपनी ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। $10 मिलियन का यहाँ पे इनको इजाफा हुआ है और साथ ही साथ इन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम पे ही अक्टूबर और नवंबर में दो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को अपनी बेल्ट के अंदर में एक्वायर कर लिया है। AR बेस्ड एक स्टार्टअप है जो कि दिल्ली NCR बेस्ड कंपनी थी, विजुअल लैब आइडियाज, उसको इन्होंने एक्वायर किया और साथ ही साथ एक NBFC को, जिसके थ्रू ये अपने फाइनेंशियल वर्टिकल को भी चला पाएंगे। इस कंपनी का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये लोग बेसिकली 4 डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करते हैं, B2B, B2C, C2B एंड B2C। इन चारों वर्टिकल्स में इनके कंप्लीटली आपको अलग अलग बाइंग और सेलिंग के लिए अलग अलग मॉडल्स पे ये लोग काम करते हुए देखेंगे। साथ ही साथ इनके 3 प्राइस के सेगमेंट्स रहते हैं, जिसमें से एक आता है फिक्स प्राइस, दूसरा आता है बेस्ट ऑफर और तीसरा आता है आपके लिए ऑक्शन, जिसके थ्रू आप बाय और सेल कर सकते हैं नई और पुरानी गाड़ियों को। करंटली अगर मैं बात करूं इनके प्रेजेंस की तो ये लोग क्लेम करते हैं कि 1000 इंडियन सिटीज में इनकी प्रेजेंस है और साथ ही साथ ये हर महीने ऑलमोस्ट 45 मिलियंस की लाइफ को टच करते हैं थ्रू देयर कार सेगमेंट। दोस्तों चौथा नाम आता है एक ऐसे जायंट का जो कि आपका फेवरेट हॉटस्पॉट है शॉपिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट जो कि वॉलमार्ट के अंडर में ही आता है और साथ ही साथ फोन पे जैसी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पे भी पूर्ण रूप से अधिकार है वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को $50 बिलियन के अराउंड वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड होता हुआ देखना चाह रही है। अभी एज ऑफ नाउ ये $25 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है। बाई 21 ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग सिंगापुर या यूएसए, इनमें से जो भी इनको बेटर मार्केट दिखता है वहां पे इसका आईपीओ लेके ये लोग हाजिर रहेंगे। इंडिया में इस टाइम भी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी को लेके थोड़े स्ट्रिक्टर कंडीशंस है, तो यहाँ पे इनका होना लिस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। अभी एज ऑफ नाउ मार्च 20 में जो इनके रिजल्ट्स रहे 34,000 करोड़ से ऊपर का इसने रेवेन्यू बुक किया है और जिसमें से अगर मैं रेवेन्यू की पोर्शन की बात करूं तो वहां पे पिछले साल के मुकाबले 12% का अपसाइड आया है। टोटल लॉसेस में भी 18% की गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके टोटल लॉस मार्च 20 में 3400 करोड़ रुपए रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है कि ये लोग जो टारगेट कर रहे हैं ये बाहर की तरफ करेंगे। इंडिया में इनका लिस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है। पांचवा नाम आता है दोस्तों ग्रोफर्स का, जिसका घमासान युद्ध चलता है हर वक्त बिग बास्केट के साथ। आईपीओ की लिस्ट में जो पांचवा नाम शुमार है वो है ग्रोफर्स। जी हाँ, 2022 में ये लोग अपने आप को लिस्ट कराने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोविड के टाइम पे अगर एक ऐसी कंपनी जिसको बेहतरीन रूप से फायदा हुआ है तो वह ग्रोफर्स, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी किसी हाथों हाथ घर में सेफली आराम से विद ईज रिलैक्स माहौल में अगर आपको कोई सब्जियां पहुंचा सकता था तो वो है ग्रोफर्स। इन्होंने इस दौरान ही अपना ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू अपस्केल कर दिया है। बात करूं अगर फंडिंग की दोस्तों तो हाल फिलहाल में इनको $43 मिलियन की फंडिंग मिली है और इसके अलावा $55 मिलियन की फंडिंग के लिए ये ऑलरेडी सॉफ्ट बैंक से बात कर रहे हैं। इनकी पूरी रूप से कोशिश है कि अभी जो इनकी करंट वैल्यूएशन है जो कि $1 बिलियन है, अगले साल दर साल वो 22 तक बढ़ते बढ़ते $4 बिलियन तक हो जाएगी। तो इस मामले में काफी ज्यादा एक रेस पकड़ के चल रहे हैं और इस साल तक इसकी लिस्टिंग ऑलमोस्ट तय है। और लास्ट में दोस्तों बात आती है एक लॉजिस्टिक्स बेस्ड कंपनी की जो कि अपने आप में एक यूनिकॉर्न है और जिनके ऊपर हाथ है सॉफ्ट बैंक का। जी हाँ दोस्तों, डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ। 2011 में ये कंपनी फाउंड हुई थी और आज की डेट में एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए, चाहे हम बात करें LTL फ्रेट्स की, चाहे बात कर ले FTL की, B2B वेयर हाउसिंग की या B2C वेयर हाउसिंग की, हर जगह पे इस कंपनी का नाम जरूर शुमार होता ही होता है।
ये क्लेम करते हैं कि ऑलमोस्ट 17,500 पोस्ट ऑफिस को ये केटर करते हैं अलॉन्ग विद 2,000 सिटीज। 2020 के एंड में जो इनका क्लेम्ड है वो रेवेन्यू रहा 2800 करोड़ रुपए का, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के एंड तक होते होते इसमें ऑलमोस्ट 35 से 40% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। 300 करोड़ रुपए मार्केट से और उठाने के पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके होने के बाद इनका भरपूर तरीके से प्लान है कि ये जल्द से जल्द अपने आप को लिस्ट कराएंगे इसी 2021 में।